नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है हमारे ज्ञान ज्योति एजुकेशन हब के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। मैं आपका जीके गुरु महेश चारण आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज ये मेरा इस प्लेटफॉर्म पे पहला वीडियो है, तो मैं आप सभी विद्यार्थियों से, सभी स्टूडेंट्स से आग्रह करूंगा कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने मित्रों में शेयर करें और शेयर करने के साथ साथ इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें इस चैनल को भी। दोस्तों, आज हम शुरुआत करेंगे किस बात की, जो राजस्थान है उस राजस्थान में ब्रिटिश राज की कैसे स्थापना होती है, जो अपने हर कंपेटिटिव एग्जाम का बड़ा ही बेहतरीन टॉपिक है, जिससे निश्चित एक दो सवाल आते रहते हैं। तो उसी के बारे में आज चर्चा करेंगे कि राजस्थान का जो ये ब्रिटिश राज है, राजस्थान में अंग्रेजी हुकूमत की स्थापना कैसे होती है, तो उसी के ऊपर चर्चा करते हैं। तो आइए मैं आपको दो लाइनों के साथ सीधा जोड़ देता हूं उन्हीं के लिए। पूरी धरा भी साथ दे तो और बात है, पूरी धरा भी साथ दे तो और बात है, तू जरा भी साथ दे तो और बात है। यूं तो एक पांव से चल लेते हैं लोग, यूं तो एक पांव से चल लेते हैं लोग, मगर दूसरा भी साथ दे तो और बात है, मगर दूसरा भी साथ दे तो और बात है। तो आइए सीधा ले चलता हूं आपको आज के इस पहले लेक्चर में, और जिसका नाम है राजस्थान के अंदर अंग्रेजी हुकूमत कैसे हुई, अंग्रेजी हुकूमत की स्थापना कैसे होती है। तो आप सभी को विदित है कि अंग्रेज सबसे पहले भारत के अंदर 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को आते हैं और ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है लंदन के अंदर। और अंग्रेज अपने मुगल काल में जहांगीर के समय में पहली बार भारत आते हैं और उन्होंने अपना व्यापारिक केंद्र और व्यापारिक अनुमति ली और व्यापार करने के उद्देश्य से अपने भारत आए थे। लेकिन धीरे धीरे व्यापार करते करते उनका मानस है वो बदलता गया और वो व्यापार से धीरे धीरे अपने हिंदुस्तानी राजाओं और राजपूताना के राजाओं को देखकर उन्होंने क्या कर लिया, अपना मानस बदल लिया। व्यापार की जगह वो क्या करने लगे, शासन की ओर अग्रसर हो जाते हैं। और इसी संदर्भ में आगे चलकर जो जितनी भी कार्रवाई होती है उनके द्वारा, अंग्रेजों के द्वारा जो भी काम किए गए उनके ऊपर हम चर्चा करते हैं। तो देखो राजस्थान के अंदर कैसे ब्रिटिश राज की स्थापना होती है। तो ब्रिटिश राज की स्थापना, राजस्थान में जो ब्रिटिश राज है, इस राजस्थान में ब्रिटिश राज की स्थापना कैसे होती है। तो राजस्थान में ब्रिटिश राज, इस पे गौर फरमाइएगा दोस्तों, ये बड़ा ही बेहतरीन टॉपिक रहता है, इससे बार बार निश्चित सवाल रहते हैं आपसे। तो कैसे होता है कि सीधे 1857 की क्रांति से संबंधित जो सवाल होते हैं वो तो ही पूछे जाते ही हैं, साथ ही ध्यान रखना है अपने को 1857 की क्रांति से संबंधित सवाल तो पूछे जाते ही हैं, साथ ही जो इनसे संबंधित और भी कई सारे ऐसे छोटे मोटे सवाल रहते हैं जो बड़े ही बेहतरीन होते हैं और उनको शायद ही बताया जाता है क्लासों के अंदर। तो उन्हीं के ऊपर हम चर्चा करेंगे कि वो सवाल कौन कौन से। जैसे कि मैं आपसे पूछूं कि राजस्थान के अंदर ब्रिटिश राज की स्थापना कैसे होती है, तो देखिएगा आप सबको पता है कि मुगल काल, राजस्थान में ब्रिटिश राज उसकी स्थापना कैसे होती, क्या कारण रहते हैं जिसकी वजह से राजस्थान के अंदर अंग्रेजों ने हुकूमत की। अंग्रेजों ने वैसे पूरे भारत पर की, लेकिन फिर भी अपने राजस्थान के बारे में स्पेशली हम पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर। देखिएगा, तो ध्यान देना है, मैंने बताया होगा आपको कि 31 दिसंबर 1600 ईस्वी के दिन एक कंपनी बनी थी जिसका नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी। और ये ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार करने के उद्देश्य से अपने भारत आती है और व्यापार करने के लिए पहली बार ये अनुमति लेती है मुगल बादशाह थे जिनका नाम था जहांगीर। और जहांगीर के दरबार, मतलब जहांगीर ने उस समय दरबार लगाया था अपने कहां पर, अजमेर में। तो अजमेर में ही इनसे व्यापार की अनुमति ली गई थी सबसे पहले बार जहांगीर से। और जहांगीर से व्यापार की अनुमति लेकर ये व्यापार करने लग जाते हैं और धीरे धीरे व्यापार करते करते ये क्या है, अपने जो देश में जो स्थिति थी, शासन व्यवस्था की जो स्थिति थी, उसे देखकर ये क्या कर लेते हैं, व्यापार करने के साथ साथ इनका थोड़ा सा मनसा है वो किसकी हो जाती है, शासन करने की। तो यहीं से ध्यान रखना है कैसे अपने राजस्थान के अंदर जैसे जैसे मुगलों की, जो ये मुगल काल था, मुगलों का जो काल था मुगल काल, तो मुगलों का जैसे ही पतन शुरू हो जाता है, तो मुगलों का पतन माना जाता है 1707 ईस्वी से।
जैसे ही औरंगजेब की मृत्यु हुई थी, औरंगजेब की मृत्यु के बाद में मुगलों का पतन होना शुरू हो जाता है। और मुगलों के पतन के बाद में मुगलों के जो बादशाह थे जो आए, वो 1 2 3 4 5 ऐसे मतलब क्रम से आते गए, लेकिन उनका कोई भी वैल्यू नहीं थी, उनका कोई महत्व नहीं था, उन्होंने ज्यादा कुछ ऐसा किया नहीं है। इस वजह से क्या है, थोड़ा सा मुगलों का पतन हो गया। इसी समय क्या होता है, कुछ नई शक्तियों का उदय होता है। उस समय की अगर मैं बात करूं तो भारत के अंदर कई सारी ऐसी नई शक्तियों का क्या होता है, उदय होता है, जिनमें से सबसे पहला आता है मराठा। मराठा आते हैं जो सबसे ज्यादा पहले उदय होते हैं। इसके बाद में आते हैं आपके कौन से, जो आते हैं आपके पिंडारी, पिंडारी, और पिंडारियों के साथ साथ ही आपके जाट। इस प्रकार से उस समय की यह स्थिति थी कि अपने देश के अंदर जैसे ही मुगलों का पतन शुरू होता है वैसे ही नई शक्तियों का उदय होता है। उनमें से मराठा, पिंडारी और जाटों की बात करूं मैं उत्तर भारत में विशेष तौर से, तो इनका भी उदय होना स्टार्ट हो जाता है। और इन्हीं से परेशान होकर आगे चलकर जितने भी हिंदुस्तानी या राजपूत राजा थे, उन्होंने क्या किया था, संधियां की थी किनसे, अंग्रेजों से। तो इनका क्या कारण रहता है, अपने राजस्थान के अंदर कैसे अंग्रेजी शासन की स्थापना होती है, उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। देखो, तो अपना जो राजस्थान है, ये राजस्थान है, इस राजस्थान के ध्यान देना है, जो बिल्कुल दक्षिण में था, दक्षिण में था, यहां पर मराठाओं का शासन हुआ करता था, मराठाओं का शासन। और जो मालवा था, यहां पर मालवा के आसपास का जो क्षेत्र था, वहां पर पिंडारियों का शासन हुआ करता था। और जो आपके उत्तर प्रदेश वाला जो हिस्सा था, मथुरा के आसपास वाला हिस्सा था, यहां पर एक नई शक्ति का उदय होता है जिसका नाम था जाट शक्ति। जाट राजवंश का उदय होता है यहां से, मथुरा के आसपास के क्षेत्र से। जैसे औरंगजेब के समय से इसका शुरुआत होती है। तो होता क्या है, अपने राजपूताना में उस समय उत्तर भारत जो राजपूताना था, इस राजपूताना के अंदर उस समय क्या होता है, मराठाओं का थोड़ा सा ज्यादा दबदबा होने लग गया था। तो मराठाओं का दबदबे की शुरुआत कब से होती है, मराठाओं का अपने राजस्थान में प्रवेश कब से होता है, तो उसके बारे में मैं बता देता हूं आपको कि राजस्थान के अंदर मराठाओं का जो प्रवेश है वो होता है सबसे पहली बार कहां से, बूंदी से। सबसे पहले मराठाओं का जो अपने राजस्थान के अंदर है वो प्रवेश होता है कहां से, बूंदी से। तो बूंदी ध्यान रखना है, बूंदी, बूंदी है, इस बूंदी के अंदर उत्तराधिकारी संघर्ष चलता है। और ये उत्तराधिकारी संघर्ष होता है 1734 ईस्वी में। इस उत्तराधिकारी संघर्ष में होता यह है कि यहां पर राजा थे जिसका नाम था बुद्ध सिंह। बुद्ध सिंह यहां के राजा थे। और इस बुद्ध सिंह की जो पत्नी थी, बुद्ध सिंह की पत्नी, उसका नाम था अमर कुंवरी, अमर कुंवरी कह दो, या फिर उसी का नाम था आनंद कुंवरी, आनंद कुंवरी। इस आनंद कुंवरी और बुद्ध सिंह से जो प्राप्त संतान थी उसको थोड़ा सा नाजायज बताया जाता है। इसी वजह से लेकर जो उस समय के जयपुर के राजा थे, जयपुर के राजा, जयपुर के राजा थे उस समय, उनका नाम था सवाई जयसिंह, सवाई जयसिंह। बड़े ही कूटनीतिज्ञ राजा थे ये, और इनको चाणक्य कहा जाता है राजस्थान का। तो सवाई जयसिंह थे। तो ये क्या थे, इनके जो अमर कुंवरी थी वो जयसिंह की क्या थी, बहन थी, इनकी बहन थी। और ये इनके क्या हो गए थे, बहनों ही हो गए थे। तो इसी वजह से ध्यान रखना है, जब इस बात का पता इनको चलता है तो इन्होंने क्या कर दिया, बूंदी के अंदर उत्तराधिकारी नहीं बनने दिया किसको, बुद्ध सिंह के किसी भी वंशज को। तो इन्होंने क्या किया कि आगे चलकर अमर कुंवरी ने क्या कर लिया, इसी संघर्ष को आगे जारी रखते हुए इन्होंने क्या कर लिया, जो मराठा सरदार थे उस समय, मराठा सरदार थे, उनमें मल्हार राव होलकर का नाम आता है, मल्हार राव होलकर, और एक का नाम था राणोजी होलकर, राणोजी। तो इन सिंधिया या मल्हार राव होलकर जी को है, इन्होंने क्या कर लिया, आमंत्रित कर दिया किसके लिए, कि आप हमारे बूंदी के अंदर आओ। और राजनीतिक रूप से पहली बार मराठाओं का क्या हो जाता है, राजस्थान के अंदर प्रवेश हो जाता है। कौन से युद्ध के साथ, बूंदी के जो उत्तराधिकारी संघर्ष था इसके तहत। तो सबसे ज्यादा यही पूछा जाता है कि राजस्थान में सबसे पहले मराठाओं का आगमन कहां पर हुआ, तो वो होता है कहां पर, आपके बूंदी में। तो बूंदी में जैसे इनका आगमन होता है तो यहीं से ध्यान रखना है, पहली बार मराठाओं के पांव जम जाते हैं अपने कहां, राजस्थान के अंदर। और इनका काम क्या था, धन लेना, और धन लेकर फिर क्या है, युद्ध लड़ना, और युद्ध लड़कर क्या है, अपने काम निकालना था। तो इनकी खुद की स्थायी सेना हुआ नहीं करती थी, लेकिन फिर भी ये क्या करते थे, धन लेकर युद्ध लड़ा करते थे। तो इसी प्रकार से मराठाओं का पहली बार अपने राजपूताना में प्रवेश हो गया। और राजपूताना में जैसे जैसे यहां पर प्रवेश होता है इनका, इन्होंने क्या कर लिया, एक एक कर सभी रियासतों के राजाओं को क्या कर लिया, अपने अधीन करने की कोशिश कर ली, उनको प्रताड़ित किया। तो सीधी सी बात है, मराठाओं का सबसे पहली बार प्रवेश यही होता है। और इन्हीं मराठाओं से परेशान होकर आपके सवाई जयसिंह ने, आप सबको याद होगा, भीलवाड़ा के पास में एक जगह है जिसका नाम था हुरडा, तो हुरडा सम्मेलन करने की कोशिश की थी, हुरडा सम्मेलन। लेकिन यह हुरडा सम्मेलन असफल रहा था। 17 जुलाई के दिन यह किया गया था, 17 जुलाई 1700
34 ईस्वी के दिन हुईड़ा पड़ता है आपके भीलवाड़ा के अंदर। भीलवाड़ा में इन्होंने जय सिंह जी ने और आपके जो उदयपुर के राजा थे उस समय जगत सिंह जी, उन्हीं के नेतृत्व में यहाँ पर हुईड़ा सम्मेलन किया गया था। किनको भगाने के लिए? मराठाओं को अपने राजस्थान से भगाने के लिए, इनकी जो बढ़ती हुई शक्ति को कम करने के लिए हुईड़ा सम्मेलन का आयोजन किया गया था, लेकिन ये असफल रहा था। तो मराठाओं का यहाँ पर एक तरह से पहली बार प्रवेश बूंदी से होता है। उसके बाद में राजस्थान की लगभग सभी रियासतों में, जिसमें से 2 रियासतों को छोड़ देते हैं, बीकानेर और एक जैसलमेर रियासत को। बीकानेर और जैसलमेर रियासत को छोड़कर आपके जो मराठा थे, इन्होंने 1751 तक, कब तक? 1751 तक, मतलब कितने सालों में? 17 सालों में लगभग राजस्थान की सभी रियासतों को इन्होंने आर्थिक रूप से क्या कर दिया? कमजोर कर दिया। जब आर्थिक रूप से इनको कमजोर कर दिया तो फिर क्या हो जाता है? राजाओं के बीच में और सामंतों के बीच में क्या हो जाने लगते हैं? आपसी क्या होते हैं? झगड़े होते हैं। और इन्हीं झगड़ों का फायदा फिर किसने उठाया? अंग्रेजों ने। तो सीधी सी बात है, अपने राजस्थान के अंदर मराठाओं का पहली बार आगमन बूंदी से होता है। उसके बाद में मराठाओं को यहां से की शक्ति को कमजोर करने के लिए हुईड़ा सम्मेलन का आयोजन हुआ था भीलवाड़ा के अंदर। और इसके बाद में ध्यान रखना है कि 1751 तक मराठाओं ने बीकानेर और जैसलमेर रियासत को छोड़कर राजस्थान की समस्त रियासतों को क्या है? आर्थिक रूप से लूटा है। उनके साथ युद्ध वक्त, जैसे भी आपने सुना होगा, जैसे जयपुर के ईश्वरी सिंह जी थे, तो ईश्वरी सिंह और माधो सिंह के बीच में जो उत्तराधिकारी संघर्ष होता है, उस संघर्ष के अंदर क्या होता है? आपको पता है कि ईश्वरी सिंह ने मराठाओं के आतंक से या इनके डर से ही क्या कर लिया था? ईसर लाट से कूदकर अपना जो प्राण थे वो त्याग दिए थे। तो अपने को ये बातें ध्यान रखनी है कि मराठाओं से परेशान होकर ही अपने जो राजपूताना के अधिकांश शासक थे, इन्होंने क्या की थी? अंग्रेजों से संधि स्वीकार की थी। एक तो थे मराठा और दूसरी मैंने बताया आपको पिंडारी जाति। तो ये पिंडारी जाति थी, ये उस समय अपने मालवा और मालवा के आसपास का जो क्षेत्र था, जिसमें विशेष तौर से नाम आता है किसका? आपके टोंक का। तो टोंक के आसपास का जो क्षेत्र था, वहां पर पिंडारी एक जाति हुआ करती थी, जो क्या करती थी? लूट खसोट का काम करती थी और साथ ही धन लेकर वो क्या करती थी? एक दूसरे के साथ युद्ध लड़ती थी। तो ऐसे ही आपने सुना होगा कृष्णा कुमारी विवाद हुआ था, जो मेवाड़ के अंदर हुआ था। कहां पर हुआ था? मेवाड़ के अंदर एक राजकुमारी थी, कृष्णा कुमारी विवाद हुआ था, जिसके अंदर मेवाड़ के राजा और आपके मेवाड़ के राजा भीम सिंह थे, जयपुर के राजा जगत सिंह थे और आपके मारवाड़ के राजा मान सिंह थे। तो इन तीनों के बीच में क्या हो जाता है? एक संघर्ष हुआ था, जिसके अंदर मेवाड़ की उस राजकुमारी कृष्णा कुमारी को अमीर खां पिंडारी ने क्या किया था? विष देकर इस समस्या का क्या किया था? समाधान किया था। तो इस प्रकार से क्या है, राजपूताना के अधिकांश शासक उस समय मराठाओं और पिंडारियों से क्या हो चुके थे? भयभीत हो चुके थे। तो यही कारण बनते हैं कि राजस्थान के अंदर क्या हो जाता है? अपने अंग्रेजी राज्यों से संधियां करना एक राजपूत राजाओं की क्या हो गई थी? मजबूरी सी हो गई थी। तो इन्होंने संधियां तो की थी, किसके चक्कर में? मतलब कह सकते हैं इनको राजस्व मिलेगा, क्योंकि अंग्रेज क्या करने के लिए आए थे? व्यापार करने के लिए। और व्यापार करेंगे तो सीधी सी बात है, उस रियासत को क्या देंगे? टैक्स देंगे। लेकिन ऐसा नहीं हो पाता है। अंग्रेजों ने धीरे धीरे व्यापार के उद्देश्य से अपना ध्यान भटकाकर क्या करने लग जाते हैं? शासन करने लग जाते हैं। तो सीधी सी बात है, राजस्थान के अंदर ब्रिटिश राज की स्थापना होने के कारण मैं बता देता हूं आपको। कारण बताऊं तो इसका देखो, सबसे पहला कारण तो बनता है क्या आपका? राजस्थान के अंदर शासकों, जो राजस्थान के शासक थे, शासकों के आपसी झगड़े थे इनके, मतलब आपस में झगड़ते थे, आपस में ही झगड़ते थे, मतलब एक दूसरे के ऊपर वर्चस्व की लड़ाई थी ये। जैसे जयपुर के राजा ने बूंदी को हड़पने की कोशिश की, तो मारवाड़ ने आपके बीकानेर को हड़पने की कोशिश की। मेवाड़ ने अलग अलग रियासतें क्या करती थी? एक दूसरे पर अपना वर्चस्व बनाने की कोशिश कर रही थी। और शासकों में आपसी क्या होते थे? झगड़े। और जब ये आपसी झगड़े हुए तो इन्हीं झगड़ों के कारण क्या हो जाता है? राजस्थान के अंदर मराठाओं का क्या हो गया? आगमन हो जाता है। तो राजस्थान के अंदर मराठाओं का आगमन है, वो यहां से होता है पहली बार, जो मैंने अभी आपको बताया। कहां से होता है? बूंदी से। पहली बार कहां से होता है? बूंदी से होता है, याद रखना है। उसके बाद में ध्यान रखना है, इन मराठाओं ने अपने राजस्थान की क्या कर दी? आर्थिक दुर्दशा खराब कर दी। आर्थिक दुर्दशा बहुत ज्यादा खराब कर दी, जिससे, क्योंकि अत्यधिक सैनिक थे इनके पास, सैनिक के साथ साथ जिस जगह भी ये जाते थे आते थे, मतलब लगभग 17 सालों में इन्होंने अपने राजस्थान की सभी रियासतों को लूटने की कोशिश की, जिनमें से बीकानेर और जैसलमेर को छोड़कर सभी रियासतों को इन्होंने लूटा था। तो आर्थिक रूप से भी क्या थे? यहाँ के राजा क्या हो गए थे? कमजोर हो गए थे। तीसरा कारण है कि जब आर्थिक दुर्दशा कमजोर हो जाएगी तो सीधी सी बात है, जो राजपूती जो रियासतें थे, इनके खजाने क्या हो गए थे? खाली। जब खजाने खाली हो जाते हैं तो इससे क्या है, जो ठिकानेदार थे, सामंत थे, और राजाओं के बीच में जो आपसी सामंजस्य था, वो भी क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। तो इनके बीच में क्या होता है? शासकों एवं जो सामंत थे, इन सामंतों के बीच में भी क्या हो जाते हैं?
आपसी झगड़े होने लगते हैं। आपसी झगड़े होते हैं और इन्हीं झगड़ों का जो फायदा है वो अंग्रेजों को मिल जाता है। और सबसे अंत में जो मैंने बताया था कि पिंडारियों का भी आतंक था उस समय। अपने राजस्थान के अंदर एक नई जाति आई थी जिसका नाम था लुटेरी जाति, जिसका नाम था पिंडारियों का आतंक। पिंडारियों का आतंक था खतरनाक उस समय। इस वजह से भी अधिकांश राजपूत राजाओं ने क्या किया, मराठाओं के भय से और पिंडारियों के भय से बचने के लिए क्या किया, किसकी शरण में या किससे इनको सहायता लेनी पड़ी, इन सभी को सहायता लेनी पड़ी किससे, अंग्रेजों से। तो अंग्रेजों के से सहायता लेने के लिए, और अंग्रेज भी उस समय यही चाहते थे क्योंकि आपको पता है वो भी नई नई शक्ति आई थी अपने भारत के अंदर। और इनका जो वर्चस्व की इनकी जो लड़ाई थी वो किसके साथ थी, फ्रांसीसियों के साथ थी, पुर्तगालियों के साथ थी। तो इनको भी स्थानीय राजाओं का क्या चाहिए था, सहयोग चाहिए था। इस वजह से अंग्रेजों ने क्या किया, अंग्रेजों ने क्या कर लिया, इन जितने भी राजपूत राजाओं थी इनके सहयोग करने की क्या रखी, शर्तें रखी अलग अलग। तो अंग्रेजों से जो सबसे पहले जो सहायता के लिए जाता है उस राजा का नाम आता है आपके मारवाड़ के राजा थे। वो मारवाड़ के राजा थे, 1781 की बात है। मारवाड़ के राजा थे, उसका नाम था विजय सिंह। विजय सिंह थे ये सबसे पहले, विजय सिंह राठौड़ थे। ये अंग्रेजों से सहायक संधियों के लिए जाते हैं, सहायता के लिए जाते हैं, लेकिन अंग्रेजों ने इन्हें अस्वीकार कर दिया। इसके बाद में 1786 में जाते हैं आपके जयपुर के राजा। जयपुर के राजा थे प्रताप सिंह, सवाई प्रताप सिंह थे। ये भी अंग्रेजों से सहायता लेने के लिए जाते हैं, लेकिन ये भी क्या हो जाते हैं, असफल हो जाते हैं। और इसी प्रकार बाद में देश के अंदर, अपने भारत के अंदर क्या हो जाती है, कुछ संधियां चलाई जाती है किसके द्वारा, अंग्रेजों के द्वारा। वैसे वो संधियां चलाई गई थी किसके द्वारा, फ्रांसीसी जो गवर्नर था जिसका नाम था डुफ्ले, उसके द्वारा चलाई गई थी। लेकिन उनका जो अनुसरण है, सही ढंग से जो क्रियान्वयन है, वो अपने भारत में किसके द्वारा किया गया, अंग्रेजों के द्वारा। और उनका नाम था सहायक संधियां। उनका नाम क्या था, सहायक संधियां। तो आप जो ये मैंने कारण बताए इनको साथ के साथ लिखते चलिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, और उसके बाद में जो आगे के क्या कारण रहते हैं उनके बारे में मैं बताता हूं। चलिएगा, तो देखिएगा अंग्रेजों से ये दोनों शासक जाते हैं सहायता प्राप्त करने के लिए, लेकिन असफल हो जाते हैं। उसी समय अंग्रेजों ने एक नई पॉलिसी लेकर आते हैं अपने हिंदुस्तान के अंदर, जिसका नाम आता है सहायक संधियों के नाम से। तो सहायक संधियां देखो होती क्या है, सहायक संधियां हिंदुस्तान के अंदर चलती है। और इन्हीं सहायक संधियों में देखो होता क्या है, सहायक संधि। देखो ये सहायक संधियां है, वो लेकर आए थे अपने एक गवर्नर जनरल थे जिनका नाम था लॉर्ड वेलेजली। लॉर्ड वेलेजली थे, ये भारत में गवर्नर जनरल बनकर आए थे 1798 से लेकर 1805 तक रहकर जाते हैं लॉर्ड वेलेजली। तो लॉर्ड वेलेजली को भारत के अंदर क्या कहा जाता है, सहायक संधियों का क्या कहा जाता है, इसे जनक कहा जाता है। भारत में से सहायक संधियों का जनक कहा जाता है। और इन्हीं सहायक संधियों के तहत जो भारत की, सबसे पहले मैं अगर बात करूं तो भारत की जो पहली रियासत है जिसने इनसे संधि की, उसका नाम आता है हैदराबाद। हैदराबाद पहली रियासत थी। हैदराबाद का जो निजाम था उसने सबसे पहले 1798 में सहायक संधियां की इनसे। और उसके बाद में अगर मैं राजपूताने की बात करूं तो राजपूताने में इन्हीं सहायक संधियों के तहत उस समय देखो मुगलों के भी अंग्रेजों के बीच में और मराठाओं के बीच में भी वर्चस्व की लड़ाई चल रही थी। उनके बीच में भी आपसी क्या होते थे, झगड़े होते थे। और उन्हीं युद्धों की वजह से क्या है, इन अंग्रेजों ने क्या किया, अपने जो स्थानीय शासक थे उनसे सहायता प्राप्त करने की कोशिश की। तो सहायता प्राप्त करने के चक्कर में इन्होंने सबसे पहले हैदराबाद को जीता, उनसे के निजाम से संधियां की। और ऐसे ही अपने अगर राजस्थान की बात करूं मैं, तो राजस्थान में सबसे पहले जो सहायक संधियां करने वाली जो रियासत है, सहायक संधियां करने वाली, जिन्होंने अंग्रेजी आधिपत्य स्वीकार किया, सबसे पहले अंग्रेजों ने भी उनको अपनी शरण में ले लिया, उनमें सबसे पहले उस रियासत का नाम आता है भरतपुर का, और उसके बाद में नाम आता है अलवर का, और तीसरे नंबर पर आती है आपकी धौलपुर का। तो ध्यान रखना है, भरतपुर पहली रियासत थी जिसने क्या की, जो लॉर्ड वेलेजली की है, इसकी सहायक संधियों को स्वीकार किया था। और उनमें नाम आता है 29 सितंबर के दिन। कब की इसने भरतपुर में, 29 सितंबर 1803 ईस्वी के दिन आपके भरतपुर रियासत ने संधि कर ली, किसके साथ, अंग्रेजों के साथ, ब्रिटिश हुकूमत के साथ। और उस समय यहां के राजा का नाम था, वो थे राजा रणजीत सिंह। रणजीत सिंह भरतपुर के राजा थे जिन्होंने संधि की किसके साथ, अंग्रेजों के साथ, सहायक संधियां की थी। इसके बाद में दूसरा नंबर आता है किसका, आपके अलवर के राजा का। और अलवर के ने जो संधि की थी वो की थी आपके वही 14 नवंबर के दिन, 14 नवंबर 1803। दोस्तों यहां से सवाल पूछे जा चुके हैं, विशेष तौर से याद रखना है। ऐसे सवाल आता है, राजस्थान की वो कौन सी रियासतें थी जिन्होंने सबसे पहले अंग्रेजी जो संरक्षण है वो स्वीकार किया। तो अंग्रेजी संरक्षण स्वीकार करने वाली दो रियासतें, एक सौ कौन सी है, भरतपुर और अलवर है।
और यहाँ के उस समय के राजा थे, उन राजा का नाम था बख्तावर सिंह। बख्तावर सिंह, इन्होंने संधि स्वीकार की थी सबसे पहले अंग्रेजों की तरफ से। ध्यान देना, अंग्रेजों के लिए संधि स्वीकार की थी। तो इस प्रकार से राजपूताना की दोनों रियासतें थी। और इसके बाद में 1803 में क्या हो जाता है, अंग्रेजों के बीच में और आपके मराठाओं के बीच में युद्ध था, उसके बीच में संधि हो जाती है और अंग्रेजों ने क्या कर दिया, इन सहायक संधियों का जो अनुसरण करना है वो बंद कर दिया। इसके बाद में क्या होता है, भारत के अंदर जो लॉर्ड वेलेजली थे, इनके ही अगले जो उत्तराधिकारी जो गवर्नर जनरल आते हैं, वो आते हैं आपके कौन, याद रखना उसका नाम था लॉर्ड हेस्टिंग्स। हेस्टिंग्स थे, लॉर्ड हेस्टिंग्स थे, लॉर्ड हेस्टिंग्स, हेस्टिंग्स थे। लॉर्ड हेस्टिंग्स ने क्या किया था, ध्यान रखना है, सबसे पहले इन्होंने, इनकी जो नीतियां थी वो ये थी कि भारत में क्या किया जाए, अब जो देसी रियासतें हैं उनसे सहायक संधियां तो कर ही रहे हैं, लेकिन सहायक संधियों के साथ साथ उन्हें क्या है, अब अपने शासन के अधीन लाना है। ज्यादा से ज्यादा अब हिंदुस्तान के अंदर क्या करना है, उनको शासन करना है, ना कि व्यापार करना है। और आपने देखा होगा जो 1833 का या 1813 का जो एक्ट आता है, उसके तहत अंग्रेजों ने क्या कर दिया था, व्यापार के जो कंपनी के एकाधिकार थे उन्हें समाप्त करने की ओर अग्रसर हो गए थे। और इन्होंने क्या कर दिया था, ज्यादा से ज्यादा क्या है, व्यापार की जगह शासन की ओर ध्यान देने के लिए इन्होंने अग्रसित कर दिया था। तो लॉर्ड हेस्टिंग्स थे, ये क्या करते हैं, एक नई संधियां लेकर आते हैं, जिसके तहत क्या करते हैं, ये अंग्रेजों से भारतीय राजाओं ने क्या कर ली, वो संधियां की। और उन संधियों का नाम आता है आश्रित पार्थक्य की संधियां। आर्थिक पार्थक्य की संधियां होती है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट संधियां थी, जिसके तहत क्या हो जाता है, ऐसा हुआ कि अगर अंग्रेजों की मुसीबत आएगी तो वो क्या करेंगे, भारतीय राजाओं की इससे सहायता लेंगे, और भारतीय राजाओं की अगर मुसीबत आएगी तो वो अंग्रेजों से सहायता लेंगे। तो इस प्रकार की ये रणनीति इनकी रहती है। और इस रणनीति के तहत ध्यान रखना है, आर्थिक पार्थक्य की जो संधियां हैं वो स्वीकार करवाई जाती है, किसके द्वारा, राजाओं के द्वारा। राजाओं को स्वीकार कराई जाती है किसके द्वारा, अंग्रेजों के द्वारा। तो इस प्रकार से जो ये संधियां हैं, ये संधियां स्वीकार या करवाने वाला जो राजा था उसका नाम आता है, 1813 में गवर्नर बने थे, 1818 तक रहे थे। इन्होंने ये संधियां स्वीकार करी थी लॉर्ड हेस्टिंग्स के द्वारा। और लॉर्ड हेस्टिंग्स के लिए जो उस समय के दिल्ली के रेजिडेंट थे, दिल्ली के अंदर इनके रेजिडेंट बैठते थे, जिनका नाम था चार्ल्स मेटकॉफ। ये चार्ल्स मेटकॉफ, और उसी समय एक पीए का नाम था जिसका नाम था कर्नल जेम्स टोड। इन दोनों ने मिलकर अपने राजपूताना के अंदर, इन दोनों की सहायता से हेस्टिंग ने क्या किया, राजपूताना की सभी रियासतों को लगभग 1817 से लेकर 1818 ईस्वी के बीच में, लगभग ये सन याद रखना, इस वर्ष के बीच में इन्होंने सर्वाधिक जो ये संधियां हैं वो स्वीकार करवाई थी। अब उन रियासतों में नाम किसका आता है, तो ध्यान रखना, ये दोनों नाम याद रखना, चार्ल्स मेटकॉफ और पीए क्या नाम था, पॉलिटिकल एजेंट कौन थे आपके, जेम्स टोड थे उस समय, कर्नल जेम्स टोड थे। इन दोनों ने ही सर्वाधिक राजस्थान के अंदर सहायक संधियां करवाई थी। और उनका जो वर्ष आता है वो वर्ष आता है 1817 से लेकर 1818 का वो वर्ष रहता है। अब इनमें से वो संधि करने वाली वो रियासतें कौन कौन सी है, तो ध्यान रखने का, सबसे पहले जो रियासत है जिसने सहायक संधियां, जो आश्रित पार्थक्य की जो संधियां की थी, उनमें नाम आता है आपकी किसका, करौली रियासत का। कौन सी का आता है, करौली का। तो करौली रियासत ऐसी रियासत थी जिसने सबसे पहले क्या की थी, वो संधियां की थी। और जो संधि की, वो संधि होती है आपके किस दिन, वो होती है 9 नवंबर के दिन, 9 नवंबर 1817 के दिन इसने संधियां की। और यहाँ के जो उस राजा का नाम था, करौली के उस समय के राजा थे, उनका नाम था हरबख्श पाल सिंह। राजा का नाम था हरबख्श पाल सिंह। तो हरबख्श पाल सिंह पहला राजस्थानी राजा था जिसने अंग्रेजों से आर्थिक पार्थक्य की जो संधियां है उस पर हस्ताक्षर किए। यह हस्ताक्षर करने वाला पहला राजा है। इसी के जस्ट बाद में अंग्रेजों ने क्या कर दिया, अपने इस क्षेत्र के अंदर, ये वाला जो क्षेत्र जहां पर पिंडारी रहा करते थे, जिनका आतंक था मालवा के आसपास के क्षेत्र में, यहां पर टोंक नाम से एक स्वतंत्र राज्य बना दिया और टोंक नाम से एक मुसलमानों की अलग से रियासत बना दी। और ये रियासत बना दी इन्होंने 17 नवंबर के दिन, 17 नवंबर 1817 के दिन इन्होंने एक अलग रियासत बना दी जिसका नाम था टोंक। और इस टोंक का जो नवाब था उस समय का, उसका नाम था अमीर खां पिंडारी। तो अमीर खां पिंडारी को क्या कर दिया जाता है, यहाँ का पहला नवाब बना दिया किसने, आपके अंग्रेज अमीर खां पिंडारी को। तो इस प्रकार से अपने राजपूताना के अंदर पहली रियासत जिसने अंग्रेजी संरक्षण कह सकते हैं संधि की, वो तो करौली है। उसके बाद में अमीर खां पिंडारी के द्वारा
या अमीर खां पिंडारी को एक स्वतंत्र राज्य टोंक नाम से राजस्थान की पहली मुस्लिम रियासत स्थापित कर दी जाती है 17 नवंबर 1817 के दिन। और इसके बाद में ध्यान रखना है, यहां पर आपके नीचे सबसे नीचे एक रियासत पड़ती है जिसका नाम है कोटा। कोटा रियासत, ये कोटा रियासत वो रियासत है जहां जिसने क्या किया था, अंग्रेजों के साथ पूर्ण शर्तों के साथ संधि करने वाली पहली रियासत है। जैसे संधि करने वाली तो कौन सी आपकी करौली है, लेकिन पूर्ण शर्तों के साथ संधि करने वाली जो रियासत है उसका नाम क्या है, कोटा है। तो कोटा रियासत है, ये जो संधि करती है वो करती है 6 दिसंबर के दिन, 6 दिसंबर 1817 के दिन करती है। और ये रियासत है, इस समय यहाँ के राजा थे, उनका नाम था उमेद सिंह। उमेद सिंह यहाँ के राजा थे उस समय। उमेद सिंह जी के शासनकाल में यहां पर संधि होती है और इन्हीं के दीवान थे जालिम सिंह। जालिम सिंह दीवान थे, इन्होंने उस संधि पर क्या किए थे, हस्ताक्षर किए थे। तो इस प्रकार से उमेद सिंह और जालिम सिंह के शासनकाल में कोटा ने क्या की थी, पूर्ण शर्तों के साथ अंग्रेजों से क्या की थी, संधियां की थी। अब इस प्रकार से अपने को याद रखना है, पूर्ण संधियां की। ध्यान रखें, जालिम सिंह के वंशज ही आगे चलकर क्या कहलाते हैं, झालावाड़। जो झालावाड़ राज्य स्थापित होता है वो इन्हीं के वंशजों के द्वारा किया जाता है, मदन सिंह के द्वारा। ठीक है, चलिएगा। तो कोटा हो गया आपका। अब इसके बाद में आगे कौन कौन सी ऐसी रियासतें थी जिन्होंने अंग्रेजों से संधियां की, जो आर्थिक पार्थिक की संधियां हैं वो करनी पड़ी। तो उनमें से नाम आता है आपका किसका, सबसे पहले ध्यान रखना है, यहां पर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, साथ के साथ लिखते चलिएगा दोस्तों। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया कि सहायक संधियां हैं, लॉर्ड वेलेजली इसका संस्थापक है या कह सकते हैं जनक है, जो अपने भारत में गवर्नर जनरल बनकर आए थे 1798 से लेकर 1805 तक रहे थे। इनको सहायक संधियों का जनक कहते हैं। और सहायक संधियां करने वाली पहली रियासत अपने भारत की कौन सी थी, हैदराबाद रियासत है, जो आपको पता है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत की सबसे बड़ी क्या थी, रियासत थी। और सबसे छोटी रियासत है वो आप लोग मुझे कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और यहां से ध्यान रखना है, इसके बाद में सहायक संधियां के बाद में जो अपने राजस्थान की वो रियासतें जिन्होंने ये संधियां स्वीकार की, उनमें नाम आता है सबसे पहले भरतपुर का और उसके बाद में आता है अलवर का। और धौलपुर के राजा ने भी ये सहायक संधियां स्वीकार कर ली थी। और इन्हीं तीनों की राजाओं की सहायक संधियों को रखा जाता है। और उसके बाद में जितने भी शेष राजाओं की संधियां थी उन सबको निरस्त कर दिया था किसने, अंग्रेजों ने। इसीलिए जब 1817-18 में जब संधियां होती है दोबारा, तो उन संधियों में आपके अलवर भरतपुर को वापस संधियों पर हस्ताक्षर या संधियां नहीं करनी पड़ती है। तो इस प्रकार से याद रखना है, भारत के अंदर फिर अंग्रेजी जो राजस्थान है, राजस्थान के अंदर अंग्रेजी हुकूमत की और ज्यादा पकड़ करने के लिए इन राजपूत राजाओं पर आश्रित पार्थिके की संधियां लागू की जाती है। और इसके तहत जो काम करने का जो मेन मुख्य काम किया राजस्थान में, वो किसने किया, चार्ल्स मेडकॉफ और कर्नल जेम्स टोड ने किया। और चार्ल्स मेडकॉफ उस समय दिल्ली के रेजिडेंट थे। और साथ ही ध्यान रखना, ये जो किस वर्ष में सर्वाधिक सहायक संधियां होती है, वो 1817 और 1818 के अंदर होती है। और जो ये सहायक संधियां करने वाली है, जो आपकी आश्रित पार्थिके की जो संधियां करने वाली पहली रियासत, उसका नाम है करौली। और करौली ने की थी 9 नवंबर 1817 के दिन। और यहाँ के राजा कौन थे, हरबख्श पाल सिंह थे। उसके बाद में टोंक राज्य की स्थापना होती है और इसके संस्थापक कौन है, अमीर खां पिंडारी है। इसके बाद में ध्यान रखना अपने को, कोटा राज्य ने क्या की थी, पूर्ण शर्तों के साथ क्या की, अंग्रेजों से संधियां की। और इसने 6 दिसंबर 1817 के दिन की। और इसके बाद यहाँ के जो राजा थे वो कौन थे, उमेद सिंह थे। और यहाँ के दीवान कौन थे, जालिम सिंह। दोनों प्रकार से सवाल को पूछा जा चुका है, संधि पर हस्ताक्षर करने करता कौन थे और वहां के राजा कौन थे। तो दोनों बातों को अपने को ध्यान रखना है। चलिएगा, तो अब आगे चलते हैं हम लोग कि इसके बाद में किस किस रियासतों ने अंग्रेजों से संधि की, जो महत्वपूर्ण है एग्जाम की दृष्टि से, जिनको बार बार पूछा जाता है। तो वो संधियां करने वाली जो रियासतों में आपकी जयपुर भी है, आपके मारवाड़ भी है, उदयपुर भी है और आपके बूंदी भी है और भी रियासतें हैं, वो उन सभी ने क्या की थी, संधियां की थी। किसको छोड़कर, केवल अलवर, भरतपुर और धौलपुर को छोड़कर। चलेगा, अब नंबर आता है, जैसे मैंने बता दिया, पहले किसने किया, आपके करौली रियासत ने। करौली के बाद में पूर्ण शर्तों के साथ किसने किया, कोटा रियासत ने, 6 दिसंबर के दिन। इसने किया था आपके 9 नवंबर के दिन। इसके बाद में ध्यान का, मैंने बीच में बताया था कि यहां पे एक नए राज्य की स्थापना होती है जिसका नाम क्या था, टोंक। और इसकी स्थापना कब होती है, 17 नवंबर के दिन। अब इसके बाद में आगे चलना है अपने को, कि जो संधि करने वाली जो रियासत है उसका नाम आता है मारवाड़। मारवाड़ रियासत, मारवाड़ से ही याद रखना, यहाँ का राजा मारवाड़ का राजा है वो था, मार से याद रखना, मान सिंह। जो संधि करता, देखो ज्यादातर एग्जाम में ऐसे ही सवाल आते हैं कि सहायक संधियां जब हुई थी उस समय वहां का राजा कौन था, या किस वर्ष की गई, या किस राजवंश से संबंधित है, तो ऐसे करके पूछा जाता है। तो मारवाड़ में उस समय राजा था मान सिंह था। और मान सिंह ही वो राजा था जिसने सहायक संधियां की थी इनसे। मान सिंह
जो है इसने सहायक संधि यहां पर की थी 6 जनवरी के दिन 1818 के दिन। 6 जनवरी 1818 के दिन इन्होंने सहायक संधियां की थी। ध्यान रखना है कोटा ने, ध्यान रखना है यहाँ पे 26 दिसंबर है और ये 6 जनवरी के दिन है। इसी के साथ मारवाड़ के राजा थे मानसिंह थे और मेवाड़ आ जाता है अगली जो रियासत है वो जो संधि करने वाली उसका नाम आ जाता है मेवाड़। और मेवाड़ के उस समय जो राजा थे उसका नाम था भीम सिंह। भीम सिंह क्या करते हैं? संधियां करते हैं, सहायक संधियां करते हैं। और ध्यान रखना है भीम सिंह है, इन्होंने जो संधि है वैसे इसकी 2 तारीख मिलती है, 13 जनवरी भी मिलती है और 22 जनवरी भी मिलती है। तो ध्यान रखना है, अपने को याद रखना है यहाँ पर जो संधि जिस दिन होती है पूर्ण रूप से उस दिन है 22 जनवरी 1818 ईस्वी के दिन संधि कर ली। भीम सिंह यहाँ के राजा थे, महाराणा भीम सिंह, याद रखना विशेष तौर से। इसके बाद में जो संधियां करने वाली जो रियासतों में आता है आपके फरवरी के अंदर करती है कौन सी रियासत? आपके बूंदी रियासत। फरवरी 1818 में बूंदी रियासत करती है संधि और बूंदी के उस समय राजा थे उसका नाम था विष्णु सिंह थे। इसके बाद में जो संधि करती है उसमें आ जाता है आपका नाम बीकानेर रियासत के राजा थे, उन्होंने मार्च में की थी संधि, मार्च 1818 में। और मार्च की भी कौन सी थी आपके? 22 मार्च थी, सॉरी 15 मार्च या 22 मार्च आती है, दोनों की ध्यान रखना है। 22 मार्च याद रखनी है अपने को यहाँ पे। 22 मार्च के दिन बीकानेर के राजा थे उस समय, उनका नाम आता है सूरत सिंह। ये वही सूरत सिंह है जिनके शासनकाल में यहाँ चूरू के अंदर एक किला था, ध्यान रखना, चूरू का किला। उससे क्या दागे गए थे आपके, जब बारूद खत्म हो गया तो वहां क्या दागे गए थे आपके? चांदी के गोले दागे गए थे, वो सूरत सिंह यही है। और जिन्होंने सूरतगढ़ को जीतकर उसका नाम क्या रखा था? हनुमानगढ़। वो हनुमानगढ़ रखने वाले भी कौन है आपके? सूरत सिंह ही है। चलेगा, तो इनके शासनकाल में सहायक संधियां हुई थी। इसके बाद में नंबर आता है आपका किसका? जयपुर रियासत का। जयपुर रियासत, और जयपुर रियासत ने ध्यान रखना जो संधियां की थी वो 15 अप्रैल के दिन, 15 अप्रैल 1818 ईस्वी के दिन की थी। और आप सबको पता है, जैसे याद रखना, जैसे जयपुर जैसे ही यहां का राजा कौन था? जगत सिंह, सवाई जगत सिंह सेकंड था, सवाई जगत सिंह था जिसने क्या की थी? संधियां की थी। ध्यान रखना है जयपुर का वो राजा जिसने अंग्रेजी शासन से संधियां की थी वो कौन था? जगत सिंह थे। तो इस प्रकार से इन सभी जो रियासतें थी इन्होंने संधियां की। और सबसे अंतिम जो बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल आता है कि सबसे अंत में जो संधि करने वाली रियासत थी उसका नाम क्या है? तो ध्यान रखना है, क्योंकि जो आपकी यहां पर एक रियासत थी जिसका नाम था सिरोही रियासत, और यह सिरोही रियासत है वो शुरुआती तौर पे मारवाड़ क्षेत्र का हिस्सा या मारवाड़ रियासत का हिस्सा माना जाता था, इसलिए इसको संधि करने की जरूरत नहीं पड़ी थी। लेकिन बाद में सिरोही को एक अलग राज्य बनाकर इसके साथ संधि की जाती है, किसके द्वारा? अंग्रेजों के द्वारा। और अंग्रेजों ने यहाँ पर 11 सितंबर 1823 के दिन अंतिम संधि करने वाली अपने राजपूताना की रियासत है। और इस रियासत के उस समय जो राजा थे उनका नाम है शिव सिंह। यहाँ के राजा का क्या नाम है उस समय का? शिव सिंह थे, देवड़ा गोत्र के चौहान राजा हुआ करते हैं। तो शिव सिंह देवड़ा थे, इन्होंने संधि की थी। तो सिरोही अंतिम रियासत थी, जबकि करौली क्या है? आपकी पहली रियासत है। तो ध्यान रखना यहाँ से दोस्तों सवाल क्या बनते हैं, याद रखना, एक तो क याद रखना है, फिर को याद रखना है और फिर सिर याद रखना है। तो करौली याद रखना है जो पहली रियासत थी जिसने संधि की अंग्रेजों के साथ 1817 के अंदर। पूर्ण शर्तों के साथ संधि करने वाली जो रियासत उसका नाम क्या है? कोटा है। और सबसे अंतिम रियासत जिसने संधि की उसका नाम क्या है? सिरोही है। ध्यान रखना है। तो ये बड़े ही इंपॉर्टेंट, यहां से कई बार सवाल आ जाते हैं, ऑब्जेक्टिव सवाल आते हैं, तो इन पे थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। इस प्रकार से अपने राजपूताना की लगभग समस्त रियासतों ने क्या कर ली? अंग्रेजी आधिपत्य स्वीकार कर लिया। और यहीं से शुरुआत हो जाती है अपने देश, अपने राजस्थान के अंदर 1819 से लेकर 1857 तक का जो शासन होता है इसको अधीनस्थ शासन बोलते हैं। अपने राजस्थान के अंग्रेजी अधीनस्थ शासन बोलते हैं, क्योंकि यहां पर अंग्रेजी हुकूमत ने शासन किया अपने हिंदुस्तान के अंदर, राजस्थान के अंदर। तो यहीं से अब अंग्रेज क्या करेंगे, जो थोड़ा सा है। अब एक यहां पर एक बात और बच गई है कि यहां पर एक बीच में आपके अजमेर मेरवाड़ा क्षेत्र था, अजमेर। तो यह सवाल पूछा जाता है कि अजमेर जो मेरवाड़ा है इसको अंग्रेजी हुकूमत ने कब अपने शासन में लिया? अजमेर को, अजमेर मेरवाड़ा या अजमेर को। तो अजमेर जो रियासत थी उस समय अंग्रेज को, ध्यान रखना है, उस समय यहां पर पिंडारियों का अधिकार था। और उस पिंडारी का नाम आता है दौलत राव सिंधिया। दौलत राव सिंधिया से अंग्रेजों ने इसे प्राप्त किया। और इसको प्राप्त करते हैं 25 जून के दिन, 25 जून 1818 के दिन।
25 जून 1818 को अजमेर को दौलत राव सिंधिया से अंग्रेजों ने छीन लिया और छीनकर यहाँ पर मेन जो मैगजीन का दुर्ग है या जो अंग्रेजों ने अपना जो मेन मुख्यालय वो अजमेर के अंदर बनाया, राजपूताना के अंदर। तो शुरुआती तौर में तो क्या करते हैं, अपने राजपूताना जो रेजिडेंसी थी इसका यहाँ पर कोई कार्यालय नहीं था, तो इस वजह से इन्होंने शुरुआत में तो अपने राजस्थान में जो शासन है वो कहां से किया, दिल्ली में, दिल्ली से, दिल्ली रेजिडेंस से अपने राजपूताने का क्या किया जाता था, पूरा शासन कवर किया जाता था या संचालित किया जाता। लेकिन अब धीरे धीरे क्या है, अंग्रेजों को अपनी यहाँ पर पकड़ और ज्यादा क्या करनी थी, मजबूत करनी थी। तो पकड़ मजबूत करने के लिए अब उनको क्या करना पड़ेगा, एक स्थायी कार्यालय कहां स्थापित करना पड़ेगा, अपने राजस्थान के अंदर। और इसी कड़ी के तहत आगे चलकर क्या हो जाता है, अपने राजस्थान के अंदर जब भारत के जो संपूर्ण भारत के गवर्नर जनरल बनते हैं जिनका नाम आता लॉर्ड विलियम बेंटिक, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक ने ही घोषणा कर दी कि राजपूताना के अंदर एक क्या बनना चाहिए, अलग से मुख्यालय बनना चाहिए, किसका, आपके राजस्थान में अंग्रेजी हुकूमत का। तो इसी प्रकार से ध्यान रखना है, अपना जो राजस्थान है, इसी राजस्थान के अंदर अंग्रेजी हुकूमत की और ज्यादा पकड़ मजबूत करने के लिए अंग्रेजों ने क्या किया, अपने राजस्थान के अंदर अजमेर के अंदर, सबसे पहले कहां पर, अजमेर के अंदर, अजमेर है जहां अकबर का दुर्ग है या मैगजीन का दुर्ग है, अजमेर के अंदर इन्होंने अपना एक कार्यालय खोला जिसे बोलते हैं एजीजी, एजीजी का मुख्यालय, एजेंट टू गवर्नर जनरल। तो ध्यान रखना, शुरुआती तौर में तो कहां से कवर होता था अपने राजस्थान का शासन, दिल्ली से, लेकिन इतना दूर होने की वजह से क्या किया जाता है, लॉर्ड विलियम बेंटिक, उस समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे, लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। इन्होंने घोषणा कर दी कि राजस्थान के अंदर क्या बनना चाहिए, एक अंग्रेजी हुकूमत का क्या बनना चाहिए, मुख्यालय, जिसका नाम था एजेंट टू गवर्नर जनरल। ये होता था जीजी, इसको बोलते थे जीजी, गवर्नर जनरल। और जीजी किसे, छोटा जो असिस्टेंट होता था इसकी सहायता करता था, वो कौन होता था, एजेंट टू गवर्नर जनरल। तो एजेंट टू गवर्नर जनरल है, उसका मुख्यालय अपने राजस्थान में किस नाम से बनाया गया था, राजपूताना रेजिडेंसी, राजपूताना रेजिडेंसी के नाम से बनाया गया। ये राजपूताना रेजिडेंसी के नाम से राजस्थान में अजमेर में बनाया गया है और इसकी स्थापना है वो 1832 ईस्वी में की गई। ध्यान रखना, इस सवाल कई बार पूछा जा चुका है, राजपूताना में राजपूताना रेजिडेंसी की स्थापना किस वर्ष की गई, 1832 में। उस समय एजीजी कौन थे, लॉर्ड विलियम, सॉरी आपके जीजी कौन थे, लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। और जो पहला एजीजी है अपने राजस्थान का, पहला एजीजी है, इस रेजिडेंस का जो पहला सुप्रीडेंट है वो एजीजी बनाकर भेजा जाता है, किसे, फर्स्ट वो भेजा जाता है आपके मिस्टर ए लोकेट, मिस्टर ए लोकेट, मिस्टर ओ लोकेट थे। याद रखना है, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, बार बार पूछा जाता है कि राजपूताने का पहला एजीजी किसे नियुक्त किया गया था, तो उसका नाम है लोकेट। तो एजीजी का मुख्यालय आपके कहां स्थापित किया गया है, अजमेर में। इससे पहले कहां से संचालित होता था, दिल्ली से, याद रखना है। अब ध्यान रखना है, जब मुख्यालय यहां पर स्थापित हो गया है तो अंग्रेजों ने धीरे धीरे क्या किए, अपनी टुकड़ियां बनाना शुरू कर दी। पहली तो बनाई कहां पर, ब्यावर, नसीराबाद, ब्यावर, फिर दूसरी कहां बना दी इन्होंने, नसीराबाद। अब इनका तो चलो इन्होंने कर दिया, ये शुरुआती तौर था। इसकी स्थापना लगभग 1820 से लेकर 22 के बीच में इन दोनों की स्थापना हो जाती है। ये सैनिक छावनियां बना दी जाती है। लेकिन जो और ज्यादा इंपॉर्टेंट जो काम के विषय हैं उन पर चर्चा में आपका ध्यान लेके जाना चाहता हूं, क्योंकि जो एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं उनकी बताता हूं। इस वाले क्षेत्र को उस समय बोला जाता था शेखावाटी। तो शेखावाटी क्षेत्र में अंग्रेजों ने क्या किया, शासन को नियंत्रण करने के लिए, शासन या शांति व्यवस्था का नाम लेकर इन्होंने क्या कर लिया, यहां पर शेखावाटी क्षेत्र में झुंझुनू, जो झुंझुनू क्षेत्र है, झुंझुनू के अंदर एक शेखावाटी ब्रिगेड का क्या बना दिया, मुख्यालय, शेखावाटी ब्रिगेड नाम से एक सैनिक टुकड़ी बना दी और एक मुख्यालय बना दिया यहां पर झुंझुनू के अंदर शेखावाटी ब्रिगेड का। और इसकी स्थापना है वो अंग्रेजों ने की थी 1834 के अंदर। 1834 में एक अंग्रेज अधिकारी था जिसका नाम था सर हेनरी फोस्टर। सर हेनरी फोस्टर था, इसने इस मुख्यालय की क्या की थी, स्थापना, शेखावाटी ब्रिगेड की स्थापना की थी। आरएस प्री में कई सारे एग्जामों में इस सवाल को पूछा गया था कि शेखावाटी ब्रिगेड का मुख्यालय राजस्थान में कहां है, तो उसका याद रखना है झुंझुनू में। इसकी स्थापना 1834 में सर हेनरी फोस्टर ने की थी, शेखावाटी क्षेत्र में जो आपके शांति व्यवस्था है उसको बनाए रखने के लिए। और आगे चलकर आप जब 1857 की क्रांति पढ़ेंगे तो वहां पर ध्यान रखना है, दो व्यक्तियों का जिक्र होता है, महान है, जो शेखावाटी के लोक देवता ढूंग जी और जवाहर जी। तो उनमें से जो ढूंग जी थे वो किस ब्रिगेड के रिसालदार थे, शेखावाटी ब्रिगेड के थे। तो इसी प्रकार से याद रखना इसी चीज को। अब इसके बाद में अंग्रेजों का दूसरा ध्यान गया कहां पर, आपके मारवाड़ क्षेत्र में।
तो इस मारवाड़ क्षेत्र में भी इन्होंने क्या किया, वही शांति व्यवस्था का नाम लेकर घोड़ों की जो दाग से लेकर कई सारे ऐसे कारण बताकर, निजी कारण बताकर इन्होंने क्या कर लिया, मारवाड़ के अंदर भी क्या कर लिया, यहाँ पर एक बटालियन की स्थापना कर दी जिसका नाम था कौन सी, एरिनपुरा। एरिनपुरा नामक क्षेत्र था, एरिनपुरा जो पड़ता है कहां पर, पाली में। पाली के अंदर इन्होंने क्या कर दिया, एक नई सैनिक टुकड़ी खोल दी जिसका नाम क्या था, जोधपुर लीजियन। जोधपुर लीजियन का मुख्यालय पाली के अंदर बना दिया, जिसका क्या है, भार किसके ऊपर रहेगा, वहां के स्थानीय राजा मतलब मारवाड़ के रियासत से उनका क्या लिया जाएगा, राशन पानी लिया जाएगा। लेकिन ध्यान रखना, एक सैनिक टुकड़ी है वो बना दी कहां पर, आपके एरिनपुरा के अंदर। और इसकी स्थापना कब होती है, 1835 के अंदर। 35 के अंदर यहां पर स्थापित कर दिया जाता है मारवाड़ क्षेत्र के अंदर शांति व्यवस्था बनाए रखने के। इसी प्रकार हाडोती क्षेत्र में अगला नंबर लिया अंग्रेजों ने किसका, हाडोती क्षेत्र। हाडोती क्षेत्र के अंदर भी शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए इन्होंने कोटा के अंदर एक पहली टुकड़ी बनाई जिसका नाम था कोटा कंटीजेंसी। कोटा कंटीजेंसी, कोटा कंटीजेंसी के नाम से इन्होंने एक बटालियन बनाई और इस बटालियन की स्थापना इन्होंने 1838 में की। 38 में इसकी स्थापना की और बाद में कहते हैं कि इसका जो ये मुख्यालय है इन्होंने, वो बाद में इसका मुख्यालय कहां ले गए थे, यहां टोंक के पास में। टोंक के पास में इसका मुख्यालय देवली बना दिया गया। देवली जो आपने सैनिक छावनी नाम सुना होगा टोंक के अंदर, वो सैनिक छावनी वो यही थी कोटा कंटीजेंसी, जिसकी स्थापना कोटा से स्थानांतरित कर कहां कर दी गई थी, टोंक देवली के अंदर कर दी गई थी। और इसको स्थानांतरित कब किया गया था, 1857 के अंदर। तो राजस्थान की जो सबसे नवीनतम छोटी सैनिक छावनी थी वो कौन सी थी, आपकी देवली थी। और सबसे प्राचीनतम कौन सी थी, आपकी नसीराबाद थी। तो इस प्रकार से कोटा के अंदर कोटा कंटीजेंसी की स्थापना कर दी। इसी प्रकार से अंग्रेजों ने क्या कर दिया, मेवाड़ क्षेत्र के अंदर जो भौमट क्षेत्र था, भील बाहुल्य क्षेत्र था, इसके अंदर भी शांति का हवाला देकर, लोक व्यवस्था का हवाला देकर भीलों पर नियंत्रण के लिए उदयपुर की एक जगह थी जिसका नाम था खेरवाड़ा। खेरवाड़ा, खेरवाड़ा पड़ता है उदयपुर में वर्तमान में। इस खेरवाड़ा के अंदर जो यहां पर भील बाहुल्य क्षेत्र था, इसके अंदर इन्होंने क्या कर दिया, एक नई बटालियन की स्थापना कर दी जिसका नाम आता है मेवाड़ भील कोर। मेवाड़ भील कॉर्प्स की स्थापना कर दी, जिसे हम शॉर्ट में MBC कह सकते हैं। मेवाड़ भील कोर की इन्होंने स्थापना कर दी। यहां पर इसका मुख्यालय कहां रखा दिया, आपके खेरवाड़ा में। और इसकी स्थापना कब की, 1841 के अंदर। 1841 के अंदर यहां पर इसकी क्या कर दी, स्थापना कर दी। तो इस प्रकार से अपने राजपूताना के अंदर अंग्रेजों ने अपना एक तो क्या बना लिया, मुख्यालय बना लिया कहां पर, अजमेर के अंदर, जिसका नाम क्या था, राजपूताना रेजिडेंसी, जिसका स्थापना कब होती है, 1832 में। इसका पहला एजीजी कौन बनकर आया, मिस्टर लोकेट। और इसकी घोषणा कौन से जीजी ने या गवर्नर जनरल ने की, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने किया आपके ने। और इसी के साथ ध्यान रखना है, अजमेर में इसका मुख्यालय बना और अलग अलग राजस्थान में अलग अलग क्षेत्रों में इन्होंने अपनी सैनिक टुकड़ियां बनाई, जिसमें सबसे पहले नंबर लिया इन्होंने कौन सी जगह, आपके ब्यावर और नसीराबाद का। उसके बाद में शेखावाटी ब्रिगेड का मुख्यालय कहां बनाया इन्होंने, झुंझुनू में। और जोधपुर लीजियन का मुख्यालय कहां बनाया, एरिनपुरा के अंदर। कोटा कंटीजेंसी का मुख्यालय शुरुआत में कोटा रखते हैं, बाद में कहां बना दिया इन्होंने, देवली टोंक में बना दिया। और इसी प्रकार मेवाड़ भील कोर का जो मुख्यालय वो कहां बना दिया इन्होंने, खेरवाड़ा में बना दिया। तो इस प्रकार से अब राजस्थान के अंदर अंग्रेजों की क्या है, पूर्ण रूप से नियंत्रण वाली क्या चलने लगी, सरकार चलने लग जाती है। और इसी प्रकार से अंग्रेजों ने क्या किया, इस एजीजी की सहायता के लिए क्या कर लिए, इस राजपूताना रेजिडेंसी को 5 एजेंसियों में बांट दिया गया। 5 एजेंसियों में बांट दिया गया। और वो 5 एजेंसियां कौन कौन सी हो जाती है उसका अभी हम जिक्र करते हैं, चलेगा। तो देखो सबसे पहले इसको थोड़ा सा समझ लेना वापस से कि राजस्थान के अंदर पहला एजीजी का जो मुख्यालय वो कहां बना था, अजमेर में बना था। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने इसकी घोषणा की और पहला एजीजी बनकर कौन आया था, अपना मिस्टर लोकेट बनकर आया था। और इन्होंने जो अलग अलग सैनिक छावनियां बनाई है उसके बारे में आप देख सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना साथ के साथ और लिखते चलिएगा, नोट्स बनाते चलिएगा। अब इसके बाद में क्या होता है आगे, इसके बाद में देखो अंग्रेजों ने एजीजी का मुख्यालय कहां था, आपका एजीजी का मुख्यालय था अजमेर में। और इस एजीजी की सहायता के लिए अंग्रेजों ने क्या कर दिया, 5 अलग अलग एजेंसियां बना दी। तो एजीजी का मुख्यालय कहां था, आपका अजमेर, याद है सबको एजीजी। और एजीजी का मुख्यालय कब बना था, 1832 ईस्वी में। एक बात और बता देता हूं मैं, एजीजी का जो सर्दियों के अंदर जो शीत ऋतु में जो मुख्यालय था वो कहां रहता था, अजमेर। लेकिन जैसे ग्रीष्म ऋतु आती थी तो इन्होंने अपना मुख्यालय कहां स्थानांतरित कर दिया था, माउंट आबू। माउंट आबू जो सिरोही में पड़ता है। तो ग्रीष्म ऋतु के अंदर, ग्रीष्म मतलब गर्मियों में,
गर्मियों में इनका मुख्यालय कहां रहा करता था? माउंट आबू के अंदर। और ये यहां पर मुख्यालय कब बनाया था इन्होंने? 1845 ईस्वी के। 1845 ईस्वी में अजमेर से अपना एक मुख्यालय इन्होंने कहां बना दिया था? माउंट आबू के अंदर बना दिया था। अब इस एजीजी की सहायता करने के लिए राजस्थान में अलग अलग 5 एजेंसियां बनाई गई थी, जिसमें पहला नाम आता है जयपुर का। जयपुर एजेंसी थी। दूसरी का नाम था भरतपुर एजेंसी, भरतपुर। एक थी कोटा, कोटा एजेंसी। एक थी आपकी मेवाड़, एक थी आपकी मारवाड़। इस प्रकार से 5 एजेंसियां बना दी गई थी और एजेंसियों को नियंत्रित करने के लिए अंग्रेजी जो अधिकारी बिठाया गया वो इस एजीजी की क्या करता था? सहायता। इसलिए उसको बोलते थे पीए, पॉलिटिकल एजेंट। एक एक पीए बैठा दिया गया यहां पर भी एक पीए बैठा दिया गया। क्लोज कर दो।